नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज का हमारा जो स्पेशल सेशन रहेगा वो टॉपिक है सतत विकास। उस टॉपिक का नाम है सतत विकास, या जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। आज हम इस टॉपिक का पूरा 360 एनालिसिस करेंगे। हर तरीके का एग्जाम, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू या फिर कोई भी अदर एग्जाम्स होते हैं, उनमें जो फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कि अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस होते हैं, अगर कथन कारण वाले क्वेश्चंस होते हैं, या फिर मेंस में अगर आप कहीं लिख रहे हैं, किसी असिस्टेंट प्रोफेशन में अगर आप एग्जाम दे रहे हैं वहाँ पर अगर इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी वगैरह के एग्जाम्स में, तो हर तरीके के एग्जाम में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और हम शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। तो इस टॉपिक के अंदर हम जो रूपरेखा बनाई है मैंने, वो ये है कि इस टॉपिक में हम कुछ 6-7 छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सबसे पहले सतत विकास क्या है ना। उसके बाद सतत विकास के उद्देश्य क्या है। जब आप कंसेप्ट समझ लेंगे उसके बाद हमें उसके उद्देश्य समझने में आसानी रहेगी। उसके बाद सतत विकास के जो मानक होते हैं या पैमाने होते हैं, किन मानकों पर कहा जाता है कि सतत विकास की क्या दशा है, क्या स्थिति है, वो पढ़ेंगे। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से प्रयास किए गए हैं इस सतत विकास की संकल्पना को पूरा करने के लिए, उनके बारे में जानेंगे। उसके बाद भारत ने कौन कौन से स्टेप्स उठाए हैं, भारत में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, उनके बारे में समझेंगे। उसके बाद इन सभी लक्ष्यों को पूरा करने में विश्व या भारत को कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, उन सभी के बारे में एक एक करके हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं सतत विकास। तो सबसे पहले सतत विकास क्या है। सतत का अर्थ होता है लगातार। सतत का अर्थ होता है लगातार, मतलब कॉन्टिन्यूअस। मतलब हमें ऐसा विकास करना है जो निरंतर चलता रहे। कैसा विकास करना है जो निरंतर चलता रहे, और आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जैसे हमारी जनरेशन है, अभी हमारी जनरेशन मान लीजिए 2026 में, आने वाली जनरेशन यानी जब 2050 आएगा, जब 2075 आएगा, जब 2100 आएगा, जब ये सब वर्ष आ रहे हों, है ना, और यहाँ पे जो जनरेशन हो उनके लिए भी वही रिसोर्सेज या वही संसाधन हो जो हमारे पास है। जैसे आप कोयला यूज करते हैं, है ना, मान लीजिए अपन कोयला यूज करते हैं, तो हम ऐसा नहीं हो कि सारा कोयला यूज कर लें। तो भविष्य की जो पीढ़ी है उनके लिए हम कोयला बचा के रखें, पानी बचा के रखें, उनका संरक्षण करें, पेट्रोल बचा के रखें, जीव जंतु है उनको बचा के रखें, वृक्ष हैं, वनस्पति है उनको बचा के रखें, जो मृदा है उसको बचा के रखें। उन सभी कॉन्सेप्ट को मिला के हम ये कहते हैं कि इन सभी का हमें करना है सतत विकास। सभी का क्या करना है, सतत विकास। तो जो सतत विकास हो गया, जो सतत विकास हो गया वो हो गया लगातार या निरंतर, वर्तमान की जरूरत पूरे करते हुए। वर्तमान की क्या पूरी करनी है, जरूरत पूरी करनी है, और भविष्य में भी क्या होनी चाहिए, लोगों की जरूरतें पूरी होनी चाहिए। ठीक है, ये इसकी क्या होगी, परिभाषा होगी। अब स्लाइड्स में देख लेते हैं। सतत विकास का अर्थ है वह विकास जो भविष्य की पीढ़ी, जो आने वाली पीढ़ी है, उनकी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से, यानी उनकी जरूरतें पूरी हों, उनकी कैपेबिलिटी से समझौता नहीं करना है, और साथ में क्या करना है, वर्तमान की जरूरतों को पूरा करना है। ठीक है, इसके अलावा ये जो कॉन्सेप्ट है सतत विकास का, ये पहली बार एक ऑफिशियल फॉर्म में, फॉर्मल रूप में 1987 में सामने आया था। 1987 में, है ना, एक रिपोर्ट के माध्यम से ये कॉन्सेप्ट पहली बार ऑफिशियल रूप में सामने आया था। और वो रिपोर्ट कौन सी थी, वो थी ब्रंटलैंड रिपोर्ट। ब्रंटलैंड रिपोर्ट थी, ठीक है, और उसका शीर्षक था ओवर कॉमन फ्यूचर। हिंदी में इसको बोलते हैं हमारा साझा भविष्य, यानी कि हम सभी का एक समान भविष्य। ये इस रिपोर्ट की थीम थी। रिपोर्ट की थीम क्या थी, आवर कॉमन फ्यूचर। रिपोर्ट का नाम क्या था, ब्रंटलैंड रिपोर्ट। कब आई थी, 1987 में। 1987 में आवर कॉमन फ्यूचर या हमारा साझा भविष्य की 1987 में ये रिपोर्ट आई। और ये रिपोर्ट, है ना, रिपोर्ट WCED को प्रस्तुत की गई। WCED क्या था, ये आयोग है पर्यावरण और विश्व पर, पर्यावरण और विकास पर एक आयोग था, उसको ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। ठीक है, उसके बाद ये जो रिपोर्ट है, देखा, प्रस्तुत करता WCED को ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। अब इस रिपोर्ट में मुख्य जो मुद्दे थे, मुख्य किन किन चीज़ों पर फोकस किया था, वो थे कि हमें विकास कैसे करना है, हमें पर्यावरण कैसे करना है। विकास और पर्यावरण में हमें बैठाना है तालमेल। क्या बैठाना है,
तालमेल, कि ऐसा नहीं हो कि विकास करते करते हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचा दें, और ऐसा भी नहीं हो कि पर्यावरण को बचाते बचाते हम इतने पीछे हो जाएं कि विकास नहीं कर पाए। यानी विकास और पर्यावरण को साथ साथ लेके चलने का जो प्रक्रिया है उस पर इस रिपोर्ट में फोकस किया गया था। उसके बाद नीड्स और लिमिट्स, नीड्स और लिमिट्स मतलब जैसे मान लीजिए आपका महीने का बजट 100 रुपये है, आपके महीने का बजट 100 रुपये है और आपका जो टोटल खर्चा हो रहा है वो हो रहा है 102 रुपये। 100 रुपये की इनकम और खर्चा हो रहा है 102 रुपये, यानी आपकी जो ज़रूरतें हैं वो 102 रुपये की हैं। आपकी जो ज़रूरतें हैं 102 रुपये की हैं, लेकिन आपकी जो लिमिट्स हैं वो 100 रुपये की है। तो जो 2 रुपये एक्स्ट्रा खर्च हो रहे हैं, जो 2 रुपये एक्स्ट्रा खर्च हो रहे हैं, या तो आप किसी से उधार लेंगे या किसी से उधार ले सकते हैं, एक ऑप्शन रहता है किसी से उधार ले, या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जो आपकी ज़रूरतें हैं इनको अपनी आमदनी है ना, जो ज़रूरतें हैं 102 रुपये की, उनको अपनी आमदनी जो आपकी इनकम हो रही है उसके अलाइनमेंट में बिठाएं। दोनों में से एक ही तरीका हो सकता है। तो जो नीड्स हैं, जो अपनी आवश्यकताएं हैं वो 102 रुपये हैं, और जो हमारी लिमिट्स हैं वो 100 रुपये हैं। इन दोनों का जो तालमेल बिठाना है उस पर इस रिपोर्ट में मुख्य रूप से बल दिया गया। साथ में तीसरा पॉइंट वैश्विक सहयोग। वैश्विक सहयोग क्या हो गया कि जैसे एक देश को किसी चीज़ की कमी हो रही है, मान लीजिए एक कोई तटीय देश ले लीजिए, जैसे श्रीलंका ले लीजिए। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। श्रीलंका क्या है? एक द्वीप है। अब मान लीजिए श्रीलंका के तट पर बाढ़ आ रही है, लगातार बाढ़ आ रही है, मतलब नदियां हैं श्रीलंका में, और बाढ़ से लगातार जो तट रेखा है वहाँ पे सुनामी आ रही है। सुनामी आने से वहाँ की जो स्थलाकृति है, वहाँ की जो तट रेखा है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, वहाँ पे जो संरचना है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। तो हमें क्या करना है कि अगर ये समस्या श्रीलंका की है, अगर ये समस्या श्रीलंका की है तो उस पर पूरे विश्व का क्या चाहिए हमको? वैश्विक सहयोग चाहिए। इन 3 मुख्य विचारों पर निर्भर जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट का नाम था और कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य। तो उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो हमारा सतत विकास होता है उसका उद्देश्य क्या होता है। मतलब अगर हम विकास कर रहे हैं, हमें क्या करना है? सतत विकास करना है। इस विकास के हमारे ऑब्जेक्टिव क्या से हैं? कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको लेके हम सतत विकास की ओर आगे बढ़ सकते हैं? तो हम उन कभी उद्देश्य को देख लेते हैं। सबसे पहले गरीबी निवारण, यानी कि कोई भी गरीब नहीं बचे, कोई भी गरीब नहीं बचे, यानी नो पॉवर्टी। अभी हम देखेंगे कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, आगे चल के हम देखेंगे SDG गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य। उन लक्ष्यों में एक लक्ष्य है नो पॉवर्टी। वो सारे लक्ष्य कहीं कहीं आपको आगे दिख जाएंगे, 17 गोल्स में अभी बताऊंगा आपको, जब तब आपको पता चल जाएगा। दूसरा है गरीबी निवारण और जीवन स्तर ऊंचा करना, यानी अगर कोई गरीब है तो वो गरीबी रेखा से बाहर आए। और जीवन स्तर ऊंचा उठाना मतलब अगर आप किसी एक स्थिति में रह रहे हैं जहाँ की पर्यावरणीय, सामाजिक, आर्थिक दशाएं सही नहीं है, तो उस स्थिति से आपको ऊपर आने का प्रयास करना है। अगर आपने अपना जीवन स्तर उठा दिया तो आपका एक सतत विकास का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। फिर है स्वच्छ पर्यावरण सुनिश्चित करना। स्वच्छ पर्यावरण मतलब क्या हो गया? जैसे आपको जो आपके आसपास है प्रदूषण नहीं होना चाहिए, है ना। आपके आसपास क्या नहीं होना चाहिए? प्रदूषण नहीं होना चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए। अगर आपके आसपास साफ सफाई है, प्रदूषण नहीं है, तो इसका मतलब आपका आसपास का पर्यावरण कैसा है? स्वच्छ है। आपको स्वच्छ पर्यावरण भी सुनिश्चित करना है ताकि किसी और प्रकार की समस्या नहीं हो। अगर साफ सफाई नहीं होगी तो बीमारियां फैलने के चांसेस रहते हैं। ऊर्जा दक्षता बढ़ाना। आज के हमारी लाइफ स्टाइल में जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, उसकी बहुत आवश्यकता है। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को भी बनाने में बहुत सारी ऊर्जा लगी है ना, इलेक्ट्रिसिटी लगी है। उस प्रकार की सारी ऊर्जा, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, विद्युत ऊर्जा हो गया, इन सभी का हमें करना है संरक्षण। मान लीजिए हम 100 यूनिट अगर किसी चीज़ की प्रोडक्शन कर रहे हैं और उसमें से 100 ही यूज़ कर लेते हैं, तो हमारे पास जो स्टॉक रहेगा वो स्टॉक नहीं रहेगा। तो हमें उस स्टॉक को भी बढ़ाना है। हम जो कैपेसिटी है हमारी, उस 100 की कैपेसिटी को भी आगे बढ़ाना है। उसके बाद प्राकृतिक एवं मानव निर्मित संसाधनों का संरक्षण। मतलब क्या हुआ कि आपके आसपास जो संसाधन दिख रहे हैं, कोयला हो गया, पेड़ हो गए, पेट्रोलियम हो गया, मृदा हो गई, वनस्पति हो गई, जीव जंतु हो गए, और भी कई खनिज हो गए, है ना। जो सारी चीज़ें हैं, जो सारे संसाधन हैं, चाहे वो नेचर के हों, चाहे मानव ने उनको पैदा किया हो या उत्पन्न किया हो, तो प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार के संसाधनों का हमें क्या करना है? प्रोटेक्शन करना है। क्या करना है? प्रोटेक्शन करना है। क्या करना है? हिंदी में क्या बोलते हैं? संरक्षण करना है। उसके बाद उत्पादन अवसरों का विकास करना है। उत्पादन अवसर मतलब क्या हुए? जैसे आप कृषि कर रहे हैं, मान लीजिए आप कर रहे हैं कृषि,
जब आप कृषि कर रहे हैं तब आप देखते हैं कि आपने गेहूं की फसल उगाई, क्या हो गई, गेहूं की फसल उगाई, तो आपको ये जो उत्पादन आपकी क्षमता है, जो आपकी उत्पादन क्षमता है, इसको भी बढ़ाना है। यानी आप जो गेहूं 100 यूनिट उगा रहे थे, अब आप उस यूनिट को बढ़ा के 102 करिए, मतलब गेहूं उत्पादन में भी वृद्धि करिए और आपकी जो दक्षता है ना, आपकी जो एफिशिएंसी है, आपकी जो काम करने की क्षमता है, उसमें भी विकास होना चाहिए। उसके साथ साथ आसपास, जैसे इस एरिया में मान लीजिए गेहूं की खेती होती है, तो थोड़े समय के बाद हो सकता है इस एरिया में किसी और चीज की खेती हो, तो आपको उन सभी अवसरों में, यानी कोई भी फसल वहां उग सके, उन सभी अवसरों में आपको क्या करनी है, वृद्धि करनी है। साथ साथ नवीकरणीय संसाधनों का विकास करना है। जैसे संसाधन जो होते हैं, स्लाइड ले लेते हैं, एक है रिसोर्सेस। क्या है, रिसोर्सेस। एक रिसोर्सेज है रिन्यूएबल, एक है नॉन रिन्यूएबल। मतलब रिन्यूएबल मतलब नवीनीकरणीय, और नॉन रिन्यूएबल मतलब गैर नवीनीकरणीय। नवीनीकरणीय के संसाधन वे होते हैं जिनका उत्पादन पुनः किया जा सकता है। जिनका उत्पादन क्या किया जा सकता है, पुनः किया जा सकता है। जैसे अभी आप सौर ऊर्जा है, जैसे क्या है, सौर ऊर्जा है, तो आप सूर्य की उपलब्धि तो अपन हर बार रहेगी, यानी सूर्य की उपलब्धता हमारे पास है, सूर्य की उपलब्धता हमारे पास है, तो हम उस सूर्य से सौर ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं। और जब उस सौर ऊर्जा का निर्माण हम लगातार कर सकते हैं तो वो हमारे पास कैसा संसाधन हो गया, नवीनीकरणीय। वहीं गैर नवीनीकरणीय संसाधन जैसे कि कोयला, जैसे कि कोयला भी बनता है वापस, लेकिन उसको बनने में बहुत ज्यादा समय लगता है, करोड़ों अरबों वर्ष लग जाते हैं जब जाके नया कोयला बनता है। तो अगर आप अभी यूज कर लेंगे तो आने वाली जनरेशन उसका यूज नहीं कर पाएगी। तो ऐसे संसाधनों को क्या बोलते हैं, गैर नवीनीकरणीय संसाधन। तो हमें किन का विकास करना है, नवीनीकरणीय संसाधनों का विकास करना है, ताकि हमारी ऊर्जा, जो हमारे संसाधन है, उन सभी की कमी या उन सभी की जो उपलब्धता है हमें निरंतर मिलती रहे। उसके अलावा भविष्य की पीढ़ियों को नुकसान नहीं पहुंचाना, ये मैंने बता ही दिया। टिकाऊ औद्योगिकरण और नवाचार। टिकाऊ औद्योगिकरण क्या हो गया, यानी कि आपको ऐसे उद्योग लगाने हैं या ऐसा विकास करना है जो लंबे समय तक चलता रहे। जैसे आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं, है ना, जैसे कोई ये जमीन है, इस पे आपको एक बिल्डिंग बनानी है, तो आप क्या करते हैं, पहले एक उसकी नींव खोदते हैं। क्या करते हैं, नींव खोदते हैं, एक अच्छी नींव बनाते हैं। जब आप एक अच्छी नींव बना लेंगे, उसके ऊपर आप जो बिल्डिंग बनाएंगे वो बहुत मजबूत होगी, है ना। अगर अच्छी नींव पे कोई बिल्डिंग बनी है तो कैसी होगी, मजबूत होगी। वहीं अगर आपने अच्छी बिल्डिंग नहीं बनाई, है ना, वहीं आप मान लीजिए आपने अच्छी नींव नहीं बनाई, तो आपकी जो बिल्डिंग होगी वो बहुत जल्दी गिरने का उसमें खतरा रहेगा, बहुत जल्दी क्या होगा, उसमें खतरा रहेगा। ठीक है। उसके अलावा हमें जो जलवायु परिवर्तन है, यानी जो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है निरंतर, जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, उस जलवायु परिवर्तन से भी निपटना है। तो हम कभी जलवायु परिवर्तन पे अलग से क्लास लेंगे कि जलवायु परिवर्तन क्या है, उसके क्या क्या इम्पैक्ट्स हो रहे हैं। एक सेकेंड, ठीक है। अब है अगला टॉपिक है, वो है सतत विकास के मानक या पैमाने। हम कौन कौन से मानकों पर सतत विकास को तोल रहे हैं, है ना, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं। मानकों को क्या बोलते हैं, पैरामीटर्स। किन किन मानकों पर हम ये कह रहे हैं कि सतत विकास को मापा जाएगा। जैसे मान लीजिए आप 20 वर्ष के हैं, तो 20 वर्ष की उम्र में आप किन किन मानकों को तोलेंगे जिससे ये पता चलेगा कि जो आपका शारीरिक, मानसिक और शैक्षणिक विकास है वो अच्छी तरीके से हुआ। तो क्या कहेंगे कि भाई 20 का है, इसका मतलब इसने 12th पूरी कर ली होगी, तो 12th के नंबर देख लो, है ना। अगर किसी ने पढ़ाई नहीं की, कोई काम कर रहा है, तो उसकी काम की स्थिति देख लो कि उसने काम में कैसा विकास किया है। कहीं कोई दूसरी जगह काम कर रहा है तो उसको देख लो, है ना। तो क्या हो गए, वो विभिन्न पैरामीटर्स हो गए। वैसे ही सतत विकास को नापने के क्या है, विभिन्न पैरामीटर्स हैं। जैसे सबसे जो महत्वपूर्ण पैरामीटर है वो है पीढ़ीगत समानता। कैसी समानता, पीढ़ीगत समानता, वो है पीढ़ीगत समानता। पीढ़ीगत समानता मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच में जो गैप है, उस गैप को ध्यान में रखते हुए संसाधनों का यूज कैसे हुआ है ना। तो जैसे एक होता है कि एक ही पीढ़ी के अंदर, और एक होता है विभिन्न पीढ़ी के अंदर, है ना। एक ही पीढ़ी का मतलब क्या हुआ,
मान लीजिए सेम जनरेशन के लोग हैं, सेम जनरेशन के लोगों में किसको कितनी सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। जैसे एक अमीर व्यक्ति है, एक अमीर व्यक्ति उसको सारे संसाधन उपलब्ध है, वहीं एक गरीब व्यक्ति है उसको कोई भी संसाधन उपलब्ध नहीं है। तो एक ही पीढ़ी के अंदर क्या हो गई, विषमता हो गई। एक ही पीढ़ी के अंदर क्या हो गई, विषमता हो गई। वैसे ही विभिन्न पीढ़ियों में ये जो अंतर है उसके आधार पर भी सतत विकास को मापा जाता है। तो अंतर पीढ़ी, विभिन्न पीढ़ियों की भी संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, ये क्या होगी, अंतर पीढ़ी। और अंतरा पीढ़ी मतलब एक ही पीढ़ी के अंदर, यानी वर्तमान पीढ़ी के विभिन्न समुदायों के अंदर संसाधनों का न्याययुक्त वितरण। तीसरा जो पॉइंट है वो है लैंगिक समानता, यानी जेंडर इक्वलिटी। मतलब क्या हुआ कि आपको जो विभिन्न प्रकार के जो लिंग हैं, है ना, जैसे स्त्री पुरुष और अब जो तृतीय लिंग है ना, सारे प्रकार के लिंगों में समानता होनी चाहिए। कोई भी किसी से ऊपर नहीं होना चाहिए, कोई भी किसी से नीचे नहीं होना चाहिए, है ना। हर किसी की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और मानसिक, शारीरिक सभी प्रकार में उसके क्या होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। उसके अलावा वहन क्षमता, मतलब जैसे एक कोई इंसान है, मान लीजिए कोई इंसान है, ये इंसान 20 किलो वेट उठा सकता है। ये इंसान कितने किलो वेट उठा सकता है, 20 किलो वेट उठा सकता है। अगर आप उसको 20 को 22 करेंगे, पहले आपने 20 को कितना किया, 22 किया, तो वो थोड़ी कोशिश करके उसको उठा लेगा। फिर आपने 20 को 24 किया, तो चलो मरते मरते उसने 20 का 22 का 24 भी उठा लिया। फिर आपने उस 24 को 26 कर दिया, है ना, तब वो नीचे ही लेट गया, यानी कि वो 26 को नहीं उठा पाया। फिर आपने उस 26 को 30 कर लिया, तो वो उस जो व्यक्ति 20 किलो उठा पा रहा था वो 30 किलो तो बिल्कुल भी नहीं उठा पाएगा। वैसे ही जैसे हर इंसान की एक क्षमता होती है, वैसे ही पर्यावरण की अपनी एक क्षमता है। पर्यावरण जो संसाधन दे रहा है, पर्यावरण में जो होने वाले जो परिवर्तन हैं, उन सभी की एक अपनी क्षमता है। अगर उस क्षमता से ज़्यादा पर्यावरण का अगर दोहन होगा तो पर्यावरण नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा। पर्यावरण क्या करेगा, नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा। तो इसलिए क्या करना है, पर्यावरण की जो सहन क्षमता है उससे अधिक हमें दोहन नहीं करना है। अगर ये सारे पैरामीटर्स फॉलो करते हैं, इन सारे पैरामीटर्स को अगर ध्यान में रखते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हमने सतत विकास के लक्ष्यों को पूरा करने में अग्रसर भूमिका निभाई है। उसके बाद जो टॉपिक है वो है अंतर्राष्ट्रीय प्रयास व सम्मेलन, यानी कि कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय प्रयास हैं जो इस संदर्भ में विभिन्न देशों ने या देशों ने मिलकर जो किए हैं, कौन कौन से प्रयास हैं, कौन कौन से सम्मेलन हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये फैक्चुअल तौर पे इंपॉर्टेंट है, कभी कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो एक वो रिपोर्ट आपको मैंने बताई थी 1987 वाली रिपोर्ट, तो वो एक फैक्ट यहाँ पे जुड़ गया। उसके बाद 1992 में रियो डी जेनेरियो, उसके बाद में ब्राजील की एक जगह है रियो डी जेनेरियो, वहाँ पे 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ। 1992 में क्या हुआ, पृथ्वी सम्मेलन हुआ। उस पृथ्वी सम्मेलन में 3 डॉक्यूमेंट अपनाए गए। उस पृथ्वी सम्मेलन में 3 डॉक्यूमेंट पे साइन किया गया, जिसमें से एक डॉक्यूमेंट था मरुस्थल पे। एक डॉक्यूमेंट किस पे था, मरुस्थल पे। एक डॉक्यूमेंट था जैव विविधता पे, और एक था जलवायु परिवर्तन पे। एक किस पे था, जलवायु परिवर्तन या विकास पे। तो 3 डॉक्यूमेंट अपनाए गए वहां पे उस मीटिंग में विभिन्न देशों में, और पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक विकास की तरफ अग्रसर भूमिका निभाई गई। यानी एक डॉक्यूमेंट जो था वो मरुस्थल संरक्षण पे बात कर रहा था, एक जैव विविधता के संरक्षण पर, और एक क्लाइमेट चेंज या विकास पर। तो इस जो मीटिंग थी उसका एजेंडा था एजेंडा 21, यानी 21 इसमें कार्य योजना थी। ठीक है, फिर इसमें एक सतत विकास आयोग का भी गठन किया गया और कहा गया कि 6 वर्षों बाद यानी 1997 में हम क्या करेंगे, वापस इसकी एक बार समीक्षा करेंगे, इसको वापस एक बार रिव्यू करेंगे। ठीक है, उसके बाद वो जो रिव्यू है 1997 वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आता है 2002 का रियो प्लस 10। रियो प्लस 10 क्या है, 1992 में रियो सम्मेलन हुआ, उसके 10 साल बाद यानी रियो के 10 साल बाद रियो 10 सम्मेलन हुआ, जिसको क्या गया, पृथ्वी सम्मेलन 2002, और ये हुआ जोहान्सबर्ग में। कहाँ, ये दक्षिण अफ्रीका में। यहाँ पे एजेंडा 21 की क्या की गई, समीक्षा की गई, और लक्ष्य अपनाए गए, उनको बोलते हैं MDG, मिनिमल डेवलपमेंट गोल्स, हिंदी में बोलते हैं सहस्ताब्दी विकास लक्ष्य। और इसमें कुल 8 लक्ष्य और 18 प्रयोजनों के साथ 8 टोटल गोल्स थे, और उसमें ऑब्जेक्टिव थे 18। 8 गोल्स 18 ऑब्जेक्टिव के साथ इस मीटिंग का ये एजेंडा अपनाया गया। उसके बाद जो मीटिंग होती है वो होती है 2012 में। 1992 के बाद 2002 क्या हो गया, रियो 10। उसके बाद 2012 ये हो गया रियो 20। ठीक है, ये भी स्थान कौन सा था, रियो डी जेनेरियो। ये स्थान कौन सा था, रियो डी
जेनेरियो, गरीबी निवारण, स्वच्छ ऊर्जा, सतत विकास, ये इसमें प्राथमिक बिंदु थे। उसके अलावा रोजगार, ऊर्जा, संपोषणीय विकास, खाद्य सुरक्षा, जल, समुद्र, है ना, या जो आपदा प्रतिरोधकता है, ये इसके 7 प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारित किए गए थे। और यहाँ पे जो दस्तावेज प्रस्तुत किया गया था वो था द फ्यूचर वी वांट, द फ्यूचर वी वांट, हमें जो फ्यूचर चाहिए वो। इस सम्मेलन में ये कहा गया जो एमडीजी लक्ष्य हैं उनकी जगह हम लाएंगे एसडीजी लक्ष्य। ये देखिए 2002 में, है ना, 2002 में एमडीजी लक्ष्य आए। फिर 2012 की मीटिंग में कहते हैं कि हम इन एमडीजी को रिप्लेस करेंगे एसडीजी से। एमडीजी क्या थे? सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, और जो एसडीजी है वो है सतत विकास लक्ष्य। ठीक है, इसमें थे 8 गोल और 18 ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और सतत विकास लक्ष्य में निर्धारित किए गए 17 गोल्स। कितने गोल्स निर्धारित किए गए? 17। और फिर उसके बाद 2015 में ये सतत विकास लक्ष्य क्या हुए? लागू हुए। देखिए एसडीजी का समर्थन। फिर 2015 में संयुक्त राज्य महासभा की 2015 में 1 जनवरी 2016 से 2030 तक के लिए एसडीजी गोल्स को अपनाया गया। इसमें टोटल जो लक्ष्य थे वो 17 थे और टोटल जो ऑब्जेक्टिव थे वो थे 169। तो यानी 17 गोल्स और 169 ऑब्जेक्टिव। ठीक है, 17 गोल्स और 169 ऑब्जेक्टिव। और यहाँ पे जो एजेंडा था, जो जिस पे साइन किए गए, उसका नाम था ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड, द एजेंडा, द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड, द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, इसके बाद ये देखिए, ये है 17 लक्ष्य। ये क्या है? 17 लक्ष्य। तो एक करके हम लक्ष्य देख लेते हैं। जो पहला सतत विकास लक्ष्य है वो है नो पॉवर्टी। अभी मैंने बताया था नो पॉवर्टी, यानी इसको ब्लैक कर लेते हैं। नो पॉवर्टी यानी गरीबी, नो पॉवर्टी यानी गरीबी नहीं होना। पहला लक्ष्य क्या है? गरीबी नहीं। दूसरा है जीरो हंगर यानी शून्य भुखमरी। दूसरा क्या है? शून्य भुखमरी, यानी गरीबी या भुखमरी नहीं होनी चाहिए। पहला गरीबी, दूसरा भुखमरी। तीसरा है स्वास्थ्य से संबंधित। तीसरा कौन सा है? स्वास्थ्य से संबंधित, यानी गुड हेल्थ, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था होनी चाहिए। चौथा है शिक्षा से संबंधित, मतलब गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए। पांचवा है लैंगिक समानता। पांचवा कौन सा है? लैंगिक समानता, यानी जेंडर इक्वलिटी। तो एग्जाम में कोई भी 2-3 लक्ष्य दे देंगे मान लीजिए, और फिर उनका मिलान करवा देंगे, है ना। छठा है क्लीन वाटर और सैनिटाइजेशन, मतलब स्वच्छ पानी मिलना चाहिए। स्वच्छ पानी और स्वच्छता। स्वच्छता कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद 7वां है ऊर्जा से संबंधित। कौन सा है? ऊर्जा। अफोर्डेबल, यानी जो हम खरीद सकते हैं वैसी अफोर्डेबल और क्लीन ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा मिलनी चाहिए। 8वां है अच्छा काम। 8वां क्या है? अच्छा काम। डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास अच्छा होना चाहिए। 9वां है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। 9वां है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री यानी उद्योग से संबंधित और अवसंरचना से संबंधित। 9वां। 10वां है असमानता कम करना। 10वां क्या है? असमानता कम करना, रिड्यूस इनइक्वालिटीज। 11वां है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, मतलब जो शहर होने चाहिए वो सतत होने चाहिए। 12वां है रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, मतलब हम जो उत्पादन कर रहे हैं और जो हम उपभोग कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए? रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए। 13वां है क्लाइमेट एक्शन, यानी पर्यावरण के लिए हमें क्या लेने हैं? स्टेप्स लेने हैं, क्लाइमेट एक्शंस। 14वां है 14th लाइफ बिलो वाटर, यानी जमीन के नीचे, यानी या जमीन के पानी के नीचे जीवन। पानी के नीचे जीवन, लाइफ बिलो वाटर, जो जल है, समुद्र है, उसके नीचे जीवन। लाइफ ऑन लैंड, मतलब जमीन के ऊपर जीवन। जमीन के ऊपर जीवन, इनका ध्यान रखना है। 16 है शांति और संस्था जो होनी चाहिए, शांति और जो संस्थाएं हमारे पास होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और 18वां है वैश्विक सहयोग। 18वां क्या है? 17वां है, गलती से बोल दिया, 17वां है वैश्विक सहयोग। तो कुल मिला के हमारे पास हो गए हैं 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो हमें इन 17 गोल यानी 17 क्षेत्रों पे फोकस करते हुए 169 टारगेट्स है हमारे, है ना। हम उन 169 टारगेट्स को पूरा करना है।
ठीक है, ये रहे वापस इसमें लिखे हुए हैं, गरीबी उन्मूलन, भुखमरी से मुक्ति, उत्तम स्वास्थ्य खुशहाली, सर्वोत्तम शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ जल, सस्ती ऊर्जा, श्रम अच्छा होना चाहिए, 8वां आर्थिक विकास, 9वां है उद्योग और नवाचार, 10वां असमानता कम करना, 11वां सतत शहर, 12वां जिम्मेदारी पूर्ण खपत करना और उसका उत्पादन करना ऊर्जा का, 13वां है जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई, 14वां है थलीय जीवों की सुरक्षा, 14वां है जलीय जीवों की सुरक्षा और 15वां है थलीय जीवों की सुरक्षा, यानी जमीन के नीचे और जमीन के ऊपर। 16वां है शांति और संस्थाएं, न्याय हमें प्रोवाइड करवाना है। 8वां है भागीदारी यानी वैश्विक सहयोग। 17वां क्या है? वैश्विक सहयोग। तो इस प्रकार हमारे 17 गोल्स क्या होते हैं? पूरे होते हैं। इस प्रकार हमारे 17 गोल्स क्या होते हैं? पूरे होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड, अब जो हमारा आगे का टॉपिक है वो है कि भारत में इन जो ये सतत विकास लक्ष्य हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हमारे लक्ष्य हैं, इनके लिए हमने कौन कौन से प्रयास किए हैं, इनके लिए हमने कौन कौन सी कोशिशें की हैं। सबसे पहले हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, उस संविधान की जो प्रीएम्बल है, अगर आपने वो प्रीएम्बल पढ़ी होगी, हमने पढ़ाई भी थी एक बार प्रीएम्बल 20 रिपब्लिक डे को, तो उस प्रीएम्बल में न्याय की बात की गई है। कौन सा न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अगर हम वो न्याय प्रोवाइड करवा पा रहे हैं, लोगों में समानता है, तो हमने सतत विकास लक्ष्यों की ओर भी अग्रसर हुए हैं। उसके बाद है भाग 4। जो भाग 4 है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, है ना, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उन तत्वों में जो अनुच्छेद 48A है वो बोलता है पर्यावरण संरक्षण, और अनुच्छेद 51AG है वो है नागरिकों के मूल कर्तव्य। और भाग 4A में जो नागरिकों के मूल कर्तव्य है, उनमें एक मूल कर्तव्य है पर्यावरण की रक्षा करना। तो ये हमारे क्या है? संवैधानिक आधार है। मतलब संविधान में पर्यावरण बचाने के लिए बात कही गई है। जब पर्यावरण बचाने के लिए बात की गई है तो सतत विकास के लिए भी बात कही गई है। फिर है संस्थाएं। कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो भारत में सतत विकास के लिए जिम्मेदार है? सबसे पहली है नीति आयोग। सबसे पहला है नीति आयोग। जो नीति आयोग है ये पहले बन गया था, है ना। उसके बाद 2015 में पहले एक योजना आयोग था। पहले क्या था? योजना आयोग। उसके बाद 2015 में इस योजना आयोग को रिप्लेस कर दिया गया नीति आयोग से। किससे? नीति आयोग से। और इसमें संघवाद, आप पॉलिटी पढ़ेंगे उसमें एक शब्द पढ़ेंगे संघवाद। संघवाद का मतलब होता है सबको मिला के लेके चलना। तो सहकारी संघवाद में इस पर जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। और ये जो नीति आयोग है ये प्रतिवर्ष, ये जो नीति आयोग है ये प्रतिवर्ष सतत विकास सूचकांक क्या करता है? जारी करता है। यानी भारत का भी अपना सतत विकास सूचकांक है। वैसे एक विश्व का भी सतत विकास सूचकांक है और ऐसे भारत का भी एक सतत विकास सूचकांक है। कभी समय मिला तो इसकी जब अगली रिपोर्ट आएगी तब इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। फिर है NGT, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, है ना। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण मतलब जो भी मामले होते हैं पर्यावरण से संबंधित, जो भी पर्यावरण से संबंधित मामले होते हैं उनके लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया गया है जिसको बोलते हैं NGT। 2010 में इसकी स्थापना हुई और पर्यावरण मामलों का ये शीघ्र निपटारा करता है। उसके बाद है CPCB, जो प्रदूषण रोकने के लिए एक संस्था बनाई गई, वो है CPCB। और इसके तहत बहुत सारे अधिनियम लाए गए। जैसे जल अधिनियम लाया गया 1974 में। उसके अलावा एक वायु अधिनियम लाया गया, है ना। उसमें वायु प्रदूषण से सुरक्षा, जल अधिनियम में जल प्रदूषण से कैसे बचना है उसके लिए कार्य करती है CPCB। उसके अलावा एक एनर्जी एफिशिएंट ब्यूरो है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, जिसकी स्थापना हुई थी 2002 में। ये भारत में जितनी भी ऊर्जा है उसका मैनेजमेंट करता है, उसको देखता है कैसे मैनेज हो रही है, कैसे किसी को मिल रही है, कैसे नहीं मिल रही, उत्पादन कैसा हो रहा है, कमी तो नहीं हो रही, उपलब्धियां क्या है, संकट क्या है, इन सभी के बारे में जो ऊर्जा संबंधित जो चीज़ों को देखता है वो है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। उसके अलावा भारत ने एक स्कीम लॉन्च की, या जिसको कह सकते हो एक प्लान लॉन्च किया। उसको क्या बोलते हैं? एक प्लान लॉन्च किया, एक परियोजना लॉन्च की। उसमें भारत ने 8 परियोजनाएं लॉन्च की। क्या की? 8 परियोजनाएं। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना, इसमें भारत ने 8 परियोजनाएं लागू की। यानी उन 8 परियोजनाओं में भारत ने 8 नए मिशन शुरू किए। 8 नए मिशन शुरू किए। और उन मिशनों में कौन कौन से शामिल है? ये सभी। अगर आप कभी राष्ट्रीय सौर मिशन पढ़ें तो इसका मतलब है कि वो किसका भाग है? NAPCC, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना।
जैसे पहला इसका मिशन है सौर ऊर्जा पे, पहला कौन किस पे है, सौर ऊर्जा पे। एक में इसका डायग्राम भी होगा, ये देखिए ये फ्लो चार्ट है इसका, इसी में देख लेते हैं। सौर मिशन, तो अगर सोलर एनर्जी पे कोई काम कर रहा है तो वो कौन सा मिशन है, राष्ट्रीय सौर मिशन। ऊर्जा दक्षता पे काम कर रहा है वो ऊर्जा दक्षता मिशन। सतत आवास पे काम कर रहा है वो सतत आवास मिशन। जल पे काम कर रहा है राष्ट्रीय जल मिशन। हिमालय पर्वत, जो हिमालय है, हिमालय की जो पारिस्थितिकी है, जो उसका वहाँ का इन्वायरमेंट है, उस पर अगर कोई काम कर रहा है तो पारिस्थितिकी मिशन। हरित भारत मिशन, यानी जो हरित चीजों पे ध्यान दे रहा है, कृषि में हरित चीजों पे ध्यान दे रहा है ना, हरित क्रांति पे ध्यान दे रहा है, वो कौन सा है, हरित भारत मिशन। सतत कृषि मिशन, कृषि में निरंतरता बनी रहे उसके लिए कार्य कर रहा है वो सतत कृषि मिशन। उसके अलावा जलवायु परिवर्तन पर डेडिकेटेड काम करने के अलग से मिशन। तो कुल मिला के भारत ने 8 मिशन लॉन्च किए हैं। अब इन मिशन को आप डिटेल में जब इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तब आप जरूर पढ़ेंगे। ये 8 मिशन, ये इसका फ्लो चार्ट है, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी परियोजनाएं हैं, जैसे नमामि गंगे परियोजना, ये गंगा को साफ करने के लिए मोदी जी लेके आए थे। मोदी जी की सरकार, वर्तमान सरकार 2015 में इसको शुरू किया गया था, नमामि गंगे परियोजना को। इसमें गंगा की सफाई शामिल है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, जो जितनी भी वायु होती है, जितनी भी हवा है, उस हवा को साफ करने के लिए, वायु प्रदूषण से निजात पाने के लिए राष्ट्रीय वायु स्वच्छ वायु कार्यक्रम लागू किया गया। उसके अलावा अमृत मिशन है ना, अमृत मिशन मतलब शहरी कायाकल्प करने के लिए अमृत मिशन शुरू किया गया। फिर अमृत मिशन मतलब जो सिटीज बनी हुई हैं, है ना, जो पुरानी सिटीज बनी हुई है, उन सिटीज में रिनोवेशन करना हो, कोई अच्छा काम करना हो, सिटीज को अच्छा बनाना हो, उसके लिए कौन सा काम करता है, अमृत मिशन। और उस अमृत मिशन का ही एक हिस्सा है या उसी का एक सब उपयोग पार्ट है, वो है स्मार्ट सिटी मिशन। क्या है, स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन पे भी एक अपन अलग से क्लास ले लेंगे, जिसमें आपको जानकारी उसकी मिल जाएगी। उसके अलावा जो प्रधानमंत्री आवास योजना है ना, जो ग्रामीण, ये दो है, एक तो ग्रामीण है और एक शहरी है। तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आवास पे काम करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना। उसके अलावा विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब अगर कोई सामान बना रहा है, कोई कंपनी सामान बना रही है, तो उस सामान बनाने की जिम्मेदारी जो है वो कंपनी पे है। अगर उस सामान में कोई फॉल्ट निकलता है तो वो जिम्मेदारी किसकी होगी, प्रोड्यूसर की होगी। किसकी होगी, प्रोड्यूसर, उत्पादक की होगी। सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन करना, ये भी सतत विकास के रूप में एक अच्छा पॉइंट है। मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया जैसे प्रोग्राम लागू करना। मेक इन इंडिया मतलब भारत में बनाना, अगर भारत में बनाएंगे तो भारत के लोगों को रोजगार मिलेगा, इससे गरीबी दूर होगी। स्किल इंडिया मतलब अगर लोगों की स्किल अपग्रेड करेंगे तो रोजगार भी बढ़ेंगे और गरीबी भी कम होगी। तो ये थे भारत के कुछ प्रयास। तो हमने क्या क्या देख लिए, वर्ल्ड के एफर्ट्स देख लिए, इंडिया के एफर्ट्स देख लिए। अब इन सभी एफर्ट्स को जब हम पूरा करने जाते हैं तो हम पाते हैं कि जो सतत विकास है उसमें कुछ चुनौतियां हैं। उसमें क्या है, कुछ चुनौतियां। वो कौन कौन सी चुनौतियां हैं? पहली चुनौती है जो हमारी पॉपुलेशन है, हमारी जो पॉपुलेशन है वो निरंतर बढ़ रही है। देखिए जनसंख्या जो होती है ना, वो पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। जैसे पॉजिटिव कैसे, कि हमारे पास मैन पावर है, काम करने के ज़्यादा लोग हैं। लेकिन नेगेटिव भी है कि अगर ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा उत्पादन करना पड़ेगा। ज़्यादा जब उत्पादन नहीं कर पाओगे अगर आप, तो जो बाकी के लोग हैं वो उस गरीबी रेखा से नीचे ही रहेंगे, उन लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है तीव्र शहरीकरण, मतलब जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, जो शहर का विकास हो रहा है, वो बहुत तेजी से हो रहा है ना। उस दर पे हमारी क्षमताएं विकसित नहीं हो रही हैं। एक घर में 10-10 लोग रह रहे हैं, जबकि उनके रहने के लिए वहाँ सुविधाएं नहीं है। आप शिक्षा लेने जा रहे हैं, वहाँ आपको अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही। स्वास्थ्य लेने जा रहे हैं, वहाँ अच्छा स्वास्थ्य की फैसिलिटीज नहीं मिल रही। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा विकास है वो कहीं ना कहीं रुका हुआ है। वो किस कारण से रुका हुआ है? इन सभी कारणों से। उनमें मुख्य कारण कौन सा है? तीव्र शहरीकरण। उसके बाद पर्यावरणीय नैतिकता में कमी। पर्यावरणीय नैतिकता क्या होती है? जैसे हमें पर्यावरण के लिए कोई काम करना है, हमें पर्यावरण के लिए कोई काम करना है, तो हम क्या मानते हैं कि हम वो काम क्यों करें। जैसे है ना, मान लीजिए आपके पास दो ऑप्शन है ना, कि आपको कोई मान लीजिए बिल्डिंग बनानी है, तो उस बिल्डिंग बनाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो है कोई बंजर भूमि, एक है जहाँ पे 100 पेड़ लगे हुए, है ना। तो नैतिकता क्या कहती है कि आपको जो खाली बड़ी भूमि है उस पर घर बनाना चाहिए ताकि 100 पेड़ नहीं कटे। लेकिन हमारी जो मांगे हैं, हमारी जो डिमांड्स हैं वो इतनी बढ़ चुकी हैं कि हमें ये 100 पेड़ वाली जो जगह है उसको भी काट के वहाँ पे बिल्डिंग बनानी है, जिससे पर्यावरण को क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। संसाधनों का अत्यधिक हम क्या कर रहे हैं? दुरुपयोग कर रहे हैं। स्थानीय अर्थव्यवस्था का क्या हो रहा है? विलोपन हो रहा है। जैसे वैश्वीकरण बढ़ा, जैसे जैसे वैश्वीकरण बढ़ा है वैसे वैसे विदेशी कंपनियां, जैसे जैसे विदेशी कंपनियां आ रही, जो लोकल वेंडर्स होते हैं उनको सामान नहीं खरीद रहे, तो उनका सामान नहीं खरीद रहे तो वो बेरोजगार रह रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही, उनको काम नहीं मिल रही। इस वजह से बेरोजगारी भी बढ़ रही है और भुखमरी और गरीबी भी बढ़ रही है। शरणार्थी बढ़ रहे हैं, पर्यावरणीय शरणार्थी बढ़ रहे हैं, यानी
जब पर्यावरण को नुकसान हो रहा है तो लोगों के पास रोजगार में कमी है, गरीबी ज़्यादा है, उस चक्कर में लोग पलायन भी करते हैं। नकारात्मक राजनीतिक नीतियां हैं, पॉलिटिकल पॉलिसीज होती हैं जो सरकार लाती है या जो चुनाव के टाइम पार्टियां लाती हैं, उनमें भी बहुत सारे फॉल्ट हैं, और साथ में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हमें नहीं मिल पा रहा है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने देखे सतत विकास पे। अगर हम इन्हीं चुनौतियों पे काम करें, इन्हीं चुनौतियों पे क्या करें, काम करें, तो वो हमारे हो जाएगी आगे की राह। यानी हमें भविष्य में क्या क्या करना है, जनसंख्या पर नियंत्रण करना है, शहरीकरण को रोकना है, शहरीकरण को अच्छी दिशा में लेके जाना है, पर्यावरण में नैतिकता बढ़ानी है ना। इन्हीं सभी पॉइंट्स को अगर हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, उसके आगे की राह। तो इस प्रकार हमारा एक सुंदर सा टॉपिक जो है सतत विकास, वो खत्म होता है। ठीक है, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। आगे भी हम जब स्पेशल सेशंस लेंगे तो कुछ नए नए टॉपिक्स उसमें इंक्लूड करते हुए चलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।